एमपीपीएससी मेंस की सिलेबस में पेपर 4 का जो नाम एमपीपीएससी ने दिया है वह दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सामान्यतः हम इसको इथिक्स का पेपर बोलते हैं और इस पेपर को 5 यूनिट में बांटा गया है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, इन तीनों विषयों को एक साथ जोड़ने के क्या मायने हैं इस पेपर में, और दूसरा इस पेपर से संबंधित एग्जामिनेशन प्लान है उसको भी हम आगे समझने वाले हैं। एग्जामिनेशन को भी पहले समझना जरूरी है और इसका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन इस तरीके से कि यह जो पेपर 4 है वो 200 मार्क्स का आएगा और 200 मार्क्स में इसमें 20 क्वेश्चन 2 मार्कर रहेंगे, जो कि 10 वर्ड इसके लिए शब्द सीमा तय की गई है। इसके बाद 8 क्वेश्चन 5 मार्कर रहेंगे और इसके लिए 50 शब्दों की सीमा निर्धारित की गई, जैसे कि बाकी पेपर्स में भी है। लेकिन इसमें जो मेन अंतर है वो है 11 मार्कर से संबंधित। इसमें 11 मार्कर की जगह पे 20 मार्कर्स हैं और इनकी संख्या 4 है, यानी 80 मार्क्स के ये 4 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 200 शब्दों में हमको उसके उत्तर लगना है। तो शब्द सीमा उतनी है, लेकिन इसकी जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं, उनको बढ़ा दिया गया है। और 2 केस स्टडीज़ पूछी जाएंगी, जो कि 20-20 अंकों की होंगी, यानी टोटल जो रहेगा वो 40 अंकों की केस स्टडी पूछी जाएगी। केस स्टडी में भी जो 20-20 अंकों की 2 केस स्टडी होंगी, उनमें भी 5-5 क्वेश्चन रहेंगे जो 4-4 अंक के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों केस स्टडी में मिलाकर कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे जो 4-4 मार्क्स से रहेंगे। तो ये इस तरीके से जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो इस तरीके से यह एग्ज़ाम होगा। और जो सिलेबस है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वो डिटेल में आपको सिलेबस में आप इसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की लिंक भी दे रखी है, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसको किस तरीके से वो है डिफ़ाइन है, वो सारी बातें उसकी मिल जाएंगी वहाँ पर। मुख्य रूप से हम जो बात करने वाले हैं कि ये जो 3 विषय इसमें एक साथ शामिल किए गए, उसका आधार क्या है। एमपीपीएससी मेंस में जो पेपर 4 है उसको 3 विषयों में बांटा गया है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है वेस्टर्न फिलॉसफी का हिस्सा और दूसरा है भारतीय दार्शनिकों का हिस्सा या भारतीय दर्शन का हिस्सा। अब भारतीय दर्शन या दर्शन और फिलॉसफी शब्द को अनुवाद के रूप में, ट्रांसलेशन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन मूल रूप से इन दोनों शब्दों के जो मायने हैं वो अलग अलग हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में फिलॉसफी जो शब्द है तो उसी से संबंधित हम व्याख्या वेस्टर्न फिलॉसफी की भी कर सकते हैं। तो जो अंतर वेस्टर्न फिलॉसफी और भारतीय दर्शन में है, वही अंतर दर्शन और फिलॉसफी शब्दों में भी है। फिलॉसफी शब्द बना है फिलास और सोफिया से। फिलास का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, यानी इसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। जबकि दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन क्या देखना है, यहाँ पर सत्य को देखना है। और सत्य को क्यों देखना है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्य को जानना भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य है। तो सामान्यतः परिभाषा के स्तर पे इस तरीके के अंतर हम देख सकते हैं, लेकिन सामान्य जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं भारतीय दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी के, वो हैं जीवन की अर्थवत्ता की खोज, लाइफ के मीनिंग की तलाश करना, लाइफ के मीनिंग को खोजना। तो दर्शन में जब हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जीवन की अर्थवत्ता की खोज की है, जीवन लाइफ की मीनिंग की तलाश की है। और भारतीय दार्शनिकों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी किस तरीके से जीवन की अर्थवत्ता की खोज की है। और मुख्य रूप से इस विषय में इथिक्स के पेपर में दर्शन शास्त्र या दार्शनिकों को शामिल किए जाने का जो अर्थ है वो यही है कि हम, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के ऑब्जेक्टिव को जान ले, अगर व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को जान ले, तो वह अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ भी वह कार्य करेगा
वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, अच्छे परिणाम वो वहाँ पर दे सकता है। दूसरा विषय जो शामिल किया गया है वो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की सामान्य सी जो परिभाषा है वह है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव, अर्थात व्यक्ति के मन और व्यवहार की रीति का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में व्यक्ति के मन और उसके व्यवहार, इन दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 4 के जो सिलेबस में मनोविज्ञान से संबंधित जो यूनिट है वो मुख्य रूप से यूनिट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि एटीट्यूड शामिल है, एप्टीट्यूड शामिल है, इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है। एटीट्यूड के साथ ही हम देखेंगे पर्सुएशन शामिल है, और अंत में एक और टॉपिक जो अभी नए सिलेबस का हिस्सा है, 2019 के बाद जोड़ा गया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जोड़ा गया है। फिर जो यूनिट 3 हमको यूनिट 3 जोड़ी गई है, यूनिट 3 जो शामिल है वो एक तरीके से दर्शन, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन का मिश्रण उसमें दिखाई देता है। ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सामान्यतः ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन इसको कहा गया है, मुख्य रूप से इन दोनों को, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से यूज़ है या वो किस तरीके से अप्लाइड है, उसी से संबंधित प्रश्न या उसी से संबंधित टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। लोक प्रशासन की जो सामान्य परिभाषा है, कई सारी परिभाषा हैं, लेकिन इसमें एक फिफ्नर की बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है कि लोक प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों है। लोक प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों है, इसका क्या अर्थ हुआ कि लोक प्रशासन सरकार की नीतियों के निर्माण का भी काम करता है और उन नीतियों के क्रियान्वयन का भी काम करता है। एक तरीके से क्रियान्वयन यानी वह सरकार के हाथ पैर भी है, लेकिन साथ ही वह सरकार का मस्तिष्क भी है, क्योंकि नीतियों के एक व्यवस्थित निर्माण में, फॉर्मेशन में एक बड़ी भूमिका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो अगर हम तीनों विषयों के मायने समझते हैं तो ठीक से हम समझ पाएंगे कि दर्शन, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन को नीति शास्त्र के रूप में क्यों शामिल किया गया है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपना उद्देश्य तय कर लेता है तो वह उद्देश्य तय कर रहा है, यानी दर्शन उसको एक उद्देश्य दे रहा है, मनोविज्ञान उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको संकल्प, एक तरीके से उसकी विल पावर को बना रहा है, उसके एटीट्यूड को तय कर रहा है, उसकी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है एप्टीट्यूड के द्वारा, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के गुण उसको दे रहा है ताकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में ज़्यादा क्षमतावान हो, ज़्यादा एबिलिटी उसके पास आ जाए। और लोक प्रशासन वो आधार है, वो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर एक व्यक्ति अगर समाज सेवा का रास्ता चुनता है, व्यक्तियों के, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने का रास्ता चुनता है, उस फिलॉसफी को अगर वो अपनाता है कि किसी अपने लिए ना जीकर मैं किसी और के लिए, दूसरों के लिए जीऊँगा, तो मनोविज्ञान वो आधार देगा, ग्राउंड देगा, जहाँ वह संकल्प के द्वारा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करेगा, कार्य करेगा। और लोक प्रशासन अंततः एक ग्राउंड उसको उपलब्ध कराएगा, जिस ग्राउंड पर उसके पास पावर और अथॉरिटी होगी, जिसके माध्यम से जो परिवर्तन वो समाज में या दुनिया में लाना चाहता है वो उनको ला सकता है। तो अगर एक तार्किकता के आधार पर तीनों विषयों को हम पेपर 4 में देखें तो वह बहुत ही ज़्यादा हमको एक दूसरे से जुड़े हुए भी महसूस होंगे, साथ ही वह एक दूसरे को अर्थ प्रदान करने वाले भी होंगे। और कहीं ना कहीं एक लोक प्रशासनिक अधिकारी जो बनने वाला है, अगर इन तीनों विषयों को अपनी प्रिपरेशन के दौरान तैयार करता है, पढ़ता है, तो निश्चित रूप से ही वह समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकता है। तो यही एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य को लेकर यूपीएससी ने भी इथिक्स के पेपर को शामिल किया है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी इसको एक मुख्य विषय के रूप में मुख्य परीक्षा में जगह दी है, शामिल किया है। इसके बाद जो यूनिट 4 है वो करप्शन से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, और यूनिट 5 केस स्टडी से संबंधित है। और केस स्टडीज़ पहले जो यूनिट 4 हैं, इन चारों यूनिट्स में से
किसी भी यूनिट से या चारों यूनिट से मिलाकर पूछी जा सकती हैं। और इन तीनों विषयों को जोड़ने का जो उद्देश्य एमपीपीएससी का दिखाई देता है वह यही है कि एक बेहतर लोक सेवक को तैयार किया जाए उसकी प्रिपरेशन के दौरान ही, ताकि वह जब लोक सेवक बनता है और प्रशासन में कार्य करने के लिए जाता है तो वह लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन का पार्ट रख रहे हैं। इसके बाद हम एक एक करके जो सिलेबस में टॉपिक्स शामिल हैं उन टॉपिक्स को लेंगे और उनका जो बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पेपर 4 को समझने में काफ़ी मदद करेगा आपकी। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।